वेलकम बैक। ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था और ये चैप्टर हमारा यहाँ क्या हो गया था, वाइंड अप हो गया था। जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चल रहा था वो गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करने के बाद और उसको न्यूमेरिकल करने के बाद वहाँ पे वाइंड अप हो गया था। तो उसके पहले जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक किए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो डाइपोल किया था, डाइपोल मूवमेंट किया था, तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किया था। आइए उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से फॉर्म कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या है, रेस्ट से फॉर्म करने का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्टिकली डाउन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई भी आप दो प्लेट ले लें। सपोज कीजिए ये हमने प्लेट ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव प्लेट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव प्लेट ले लिया, कुछ इस तरीके से। और इनके बीच की जो हाइट है, सपोज कर लेते हैं वो ये जो इस कह रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। और हमने क्या कर दिखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे फॉल कर रहा है, कहाँ से, रेस्ट से फॉल कर रहा है। यही इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स कर दिया जाता है, यानी इन प्लेट्स पे जो चार्जेस हैं इनकी पोलैरिटी को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी तो अभी क्या कर दिया गया, इधर कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। जो ये पहला जो हमने लिखा था, ये जो डेटा लिखा था, किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था। ये आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे और क्या करेंगे, ये प्रोटॉन के लिए है। ये भी कहाँ से फॉल कर रहा है, रेस्ट से ही फॉल कर रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस वही उतनी ही हाइट थ्रू ए वर्टिकल थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच से ही कर रहा। द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन। इस ये बेसिकली देखने का मतलब यहाँ से इसका जो कंक्लूजन रहेगा, ये क्वेश्चन देने का जो सेंस है वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसके अंडर चाहे मास भारी हो या मास कम हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, दोनों सेम टाइम पे अगर आप जो है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में आप उसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो क्या रहता है, मास से इंडिपेंडेंट रहता है। तो वो यही जानना चाह रहे हैं। लेकिन जो फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अप्लाई करते हैं, चार्जेस के द्वारा, जिस पुल को कूलम्बियन फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी जो हमारे पार्टिकल्स हैं क्या वो उसमें टाइम पे डिपेंड करते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। ये इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पज है। तो देखते हैं, अगर हमको क्या है कि अब लगा लेते हैं, हमको निकालना क्या है, हाइट एच डिस्टेंस पे। तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग गया। ठीक है, ए टी स्क्वायर लग गया। इसके लिए भी आपने क्या लगा दिया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने लगा दिया। ठीक है, बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चूंकि एक्सीलरेशन आपको पता नहीं है, तो एक्सीलरेशन को आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारा जो फोर्स होता है वो क्यू इंटू ई होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि क्या आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आ गई, क्यू इंटू ई आ गई, डिवाइडेड बाई एम आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग, ए में पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, पहला तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म जो हमारा बचा यहाँ पे, ये हाइट फॉल कर रहा, तो वो क्या हो गया, हाफ ए की जगह हम लोगों ने ए रहने भी दे सकते हैं, और क्योंकि हमको ये टी निकालना है हर हाल में, तो चाहे रहने दीजिए चाहे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अभी रहने ही देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कर देंगे, ए टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखें, अगर ये एक को पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आ गया था जो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन आ गया था, वो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया था, एच इज इक्वल टू हाफ
AT स्क्वायर, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटॉन के लिए आ गया था, H इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू आप यहाँ पे, चूंकि हमको टाइम निकालना है तो टी स्क्वायर को एक की तरफ रहने देते हैं, 2h अपॉन क्या कर दिया हमने, ए कर दिया। यहाँ भी हमने क्या किया, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल लिया, 2h अपॉन ए निकाल लिया। अब जैसे टी की वैल्यू आपको निकालनी है तो किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। 2h यहाँ हाइट है, ये ध्यान दीजिएगा, ए। यहाँ पे टी प्रोटॉन के लिए क्या आ गया, अंडर रूट 2h अपॉन क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मास का डिपेंडेंस आपको निकालना है किसी भी केस में, तो एक्सीलरेशन को ही आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक्सीलरेशन को जैसे ही आप हटाएंगे, टी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन यहाँ से अभी भी हमने बताया एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ से जब मास को यहाँ ले आएंगे तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, 2h m डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो गया, एफ हो गया। वैसे ही यहाँ पे अगर प्रोटॉन के लिए करेंगे, प्रोटॉन के लिए टाइम टीपी बोल देते हैं, हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए टीई बोल देते हैं, समझने में। ठीक है, तो टीपी इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, अगेन 2h m अपॉन एफ आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। किसके आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मास के आ रहा है। तो अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मास के, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखिए किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, स्मॉलर 5 टाइम्स ग्रेटर 10 टाइम्स ग्रेटर आर इक्वल। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लगेगा। ये तो हमको क्लियर हो गया कितना लगेगा, और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो जो हमको गिवन है उस वैल्यूज को रख के हम लोग दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे MP कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, MP कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, ME कर दें, ME कर दें। इसको क्या मान लें, इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन हमने मान लिया 2 मान लिया। ठीक, तो क्या करा, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो वो तो आपको पता ही है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। यहीं से ही आप वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मास के प्रोपोर्शनल प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसकी वैल्यूज को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर कुछ वैल्यूज आपको हाइट दी हो या कुछ और चीज़ें दी हो, तो दोनों का रेशियो निकाल के आप देख सकते हैं कितने टाइम्स जो है ग्रेटर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टॉय कार विद द चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ए टॉय विद एक टॉय कोई भी है, सपोज कर लेते हैं ये टॉय है और इस पे क्यू चार्ज है। ठीक है, क्यू चार्ज है, तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर, ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन ए मिनट। पहले अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू क्या थी, 0 थी। ये इसने एक्सीलरेट करना शुरू किया 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इसकी ये जो 0 मीटर पर सेकेंड था, इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेकेंड में हो गया। और यहाँ पे क्या किया इसने, एक्सीलरेट किया। ध्यान से देखेंगे कितना एक्सीलरेट किया, आप यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इस पॉइंट से एक पहले सेकंड के लिए आप एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। क्या जाएगा, 6 - 0 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, 6 मीटर पर। ये आ गया एक्सीलरेशन पहले सेकंड के लिए फॉर फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब क्या किया जाता है,
क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इन 1 सेकेंड एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब फील्ड को क्या कर दिया गया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds आर रिस्पेक्टिवली हमको बताना है। तो दूसरे सेकंड, अब जैसे ही इस पर रिटार्डेशन लगेगा, अब जैसे ही फील्ड को आप रिवर्स कर दोगे, इसकी स्पीड क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इस केस में माइनस हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, कुछ न कुछ घटी होगी इसका 1 सेकंड, इसमें अगले सेकंड में जो इसका समय है, अगला सेकंड जो इसका होगा, जो दूसरा सेकंड है, दूसरे सेकंड पे मान लो ये यहाँ पे है, अब रिटार्ड कर गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी ये तीसरे सेकंड में, t इक्वल टू ये तीसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा सेकंड हो गया, अगले सेकंड में ये होगी कुछ वेलोसिटी, ये क्या करेगी, यहाँ भी क्या होगा, रिटार्डेशन भी होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा। तो हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है और बताना है एवरेज स्पीड। आप सभी को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यही अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो पाथ लेंथ, जितना भी पाथ लेंथ है इस केस में, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम ये दोनों फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो अब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे क्या, फर्स्ट सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। पहले सेकंड के लिए हम लोग डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut क्या है, 0 है, प्लस हाफ क्या है, 6 है, t क्या है, 1 सेकंड है, तो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, दूसरे सेकंड के लिए देखते हैं, ये हमारा पहला सेकंड हो गया, ठीक है, जिसको समझ में आया होगा। दूसरे सेकंड के लिए देखते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरे सेकंड के लिए देखते हैं, दूसरे सेकंड के लिए क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। अब दूसरे सेकंड के लिए देखिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप करिए, क्या करिए, 6 मीटर पर सेकंड रख दीजिए। यहाँ s इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 इंटू 1, एक्सेलरेशन क्या, -2 इंटू 6 इंटू t कितना हो गया, 1 सेकंड। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल -6 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। 1 सेकंड में यहाँ एक्सेलरेशन में कितना रख दिया, ये कितना आ गया, 2 3 जा कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। दूसरे सेकंड के लिए मतलब ये जो चला पहला 3 मीटर चला, ये भी कितना चला, 3 मीटर चला। अब लास्ट के लिए देखते हैं, लास्ट सेकंड के लिए जो इसका कैलकुलेशन है वो देखते हैं, लास्ट सेकंड के लिए क्या होगा, फॉर थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड के लिए लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ठीक है, इसके केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइनल वाली हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी तीसरे सेकंड में। अब ध्यान से देखिए, जब वही क्या बोलते हैं, जब वही उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पे जो फोर्स काम कर रहा है, तो जब इधर आने लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, पहले के बराबर हो जाएगा, 6 माइनस, बस माइनस में हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, क्योंकि जब 1 सेकंड में इतना पहुंच रहा था उसी फोर्स में, तो जब लौटने लगेगा तो अगले सेकंड में भी इसमें कितना आएगा, इतना ही एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसी के बराबर। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन में -6 इंटू टी की जगह 1, यहाँ कितना आ गया, ये -3 मीटर आ गया। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें बेटा, जैसे उतना फोर्स इस पे लगा था जब यहाँ से स्टार्ट किया था, तो 1 सेकंड बाद उसके 6 मीटर पर सेकंड हो गया था, तो एक्सेलरेशन हमने निकाला था ए फाइनल माइनस इनिशियल, जितना टाइम टेक किया कितना आ गया था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही जब वो रिवर्स कर दिया गया और मैग्नीट्यूड सेम है, तो दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा पहले के कंपेरिजन में, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अब ये पहले के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, -3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आया, -3 मीटर। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग, सारी वैल्यूज हमको मिल गई हैं। अब फॉर्मूले में इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर को देखेंगे कितना आता है।
ध्यान से देखिए, जब एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी हम लोग करना पहले, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, +3 +3 -3 +3 -3, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितने पे आ गया, 3 पे आ गया, यहीं से चला था यहाँ पे आ गया तो 3 मीटर आ गया। ऐसे भी रखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करेंगे तो ये कट के 0 तो कितना आ गया 3, और समय कितना लगा 3 सेकंड लगा, 3/3, यहाँ कितना आ गया मीटर, यहाँ सेकंड कैंसिल होकर कितना आ गया 1 ms-1 एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, फिर एवरेज स्पीड पूछा गया। तो ऑप्शन में आप देख लें, तुरंत आपको पता चल जाएगा 1 मीटर पर सेकंड कहीं आ रहा होगा, और यही जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ कितना हुआ 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 मीटर डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 3 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड ये आ गया। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यही दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे। इसके जो ऑप्शंस हैं देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए इसकी कौन सा सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए देन रिलीज, तब इसको क्या कर दिया जाता, रिलीज कर दिया जाता। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पर्टिकुलर आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y इज। अगेन देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको वही पता हो फॉर्मूला F = mE लगाने से। ए पार्टिकल प्लेस्ड एट द रेस्ट, रेस्ट जिसे बोला क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है हमको, इसका मास गिवन है m, चार्ज गिवन है q, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो E है, इसका मैग्नीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 12mv²। अगर किसी तरीके से आपको v² मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि v² = u² + 2as, यही फॉर्मूला होता है तीसरा इक्वेशन। ये तो 0 है आपका, तो v² ये क्या हो गया 0 हो गया, +2a को ध्यान से दीजिए, F = m × a होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे F/m। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तो यहाँ q × फोर्स क्या आ गया, q × e/ मास क्या आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ कितना रख दिया q e/m × क्या आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2qem × कितना आ गया, ऐसा आ गया। s की जगह यहाँ क्या है y है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ y है, तो हम क्या करेंगे इसको y लिख देंगे। मिल गया हमको। अब हमें क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना 12mv², फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। हमको हाफ मिला है, 12mv² की वैल्यू मिली 2qey डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना qey। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये 1998 में आया था। लास्ट 2 क्वेश्चन जो पहले दूसरे क्वेश्चन थे वो थोड़े से लंबे थे, तो उनको सॉल्व करना जो है थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, इनको हमने टैकल किया। आपने देखा कि किस तरीके से जो अर्लियर क्लासेज के या जो अर्लियर वीडियोस थे मोशन इन प्लेन या मोशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग गया, और एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन का लग गया। तो इंटर रिलेटेड हैं क्वेश्चंस भी, और टाइम टेकन भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तत्काल में सॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेंगे आपके टाइम को ज़्यादा ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 चार्जेस Q1 और Q2 के कारण क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज दिया गया। व्हाट आर द साइंस ऑफ 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस के साइन क्या होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज Q है, कहीं पे भी अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q है, तो आप सभी को पता है कि इससे जो लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव अगर है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बाहर जाती हैं। तो अगर वही क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है -Q है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ये रहती है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो क्या रहा है।
यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, चार्ज की तरफ आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा, चार्ज से बाहर नहीं जा रही है, ये देखिए ध्यान से लाइंस को देखिए कहाँ आ रहे हैं, चार्ज की तरफ आ रहे हैं। तो Q1 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ऑब्वियस सी बात है Q2 क्या हो गया, वो Q2 में भी अंदर की तरफ तो आ रहे हैं, नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, बोथ आर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक हमने कराया था उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दिखाया गया है, और इसको कहाँ रखा गया है, इस तरीके से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 to the power 2 V एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके कारण, ये डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए ये चैप्टर अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको, चूंकि यहाँ पोटेंशियल पूछा गया है, बट आपको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पोटेंशियल का बता देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। V इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल का नेक्स्ट चैप्टर में फार्मूला देखेंगे, 1/4πε0, ये Q/R होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो होती है, क्या होता है, 1/4πε0 Q/R² फार्मूला होता है। बस यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, R आ जाता है, वो स्क्वायर नहीं रहता, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ाया था, डाइपोल की डेफिनेशन ही होती है कि जो दो चार्जेज अपोजिटली चार्ज हों और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों। तो ये यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने दिया -Q, और ये क्या दिया है, इन्होंने +Q दिया हुआ है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर इन्होंने खुद ही दे रखा है, और हमको यहाँ से कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे हमको क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। ये 3 सेंटीमीटर है, अगेन ये 3 सेंटीमीटर है, और ये तो पहली बात, यहाँ डाइपोल का फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि डाइपोल के ये कॉन्सेप्ट को ही नहीं फॉलो करता। डाइपोल में क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर पे निकालना है इसको, वो क्या होना चाहिए, उसमें जो डाइपोल की लेंथ 12 रहती थी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन R वाला पॉइंट होना चाहिए था। तो हम लोग क्या लगाते हैं, डाइपोल वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल का देख लेते हैं। यहाँ पे तो डाइपोल का कोई काम है भी नहीं, डाइपोल का फॉर्मूला काम में आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। पोटेंशियल जो है इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो V नेट निकलता है बेटा, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसमें डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले से माइनस चार्ज के कारण हम लोग निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे। अगर हम लोग माइनस चार्ज के कारण निकालेंगे P पॉइंट पे, तो इसको कहेंगे V -Q। अगर निकालेंगे तो 1/4πε0, ठीक है। चार्ज हमारा क्या है बेटा, यहाँ -Q है, और R क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसके कारण 3 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभी हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 8 लिख दे रहे हैं, 8 × 10⁻²। ऐसे ही अब क्या करें, पॉजिटिव चार्ज के कारण देख लें, जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम देखेंगे क्या आता है, हम लोगों ने माइनस चार्ज के कारण देख लिया P पॉइंट पे, जहाँ पे हमको निकालना था, उस पॉइंट पे हमने देख लिया, वोल्टेज की वैल्यू देख ली। अब प्लस के कारण देख लेते हैं। अगर इस प्लस के कारण यहाँ पे हम लोग देखेंगे, V + Q के कारण देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, Q में +Q हो जाएगा, तो वहाँ कितना बचेगा, देखिए पूरा 5 है, ये 3 है, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ कितना हो गया, 2 × 10⁻²हो गया। अब V नेट को क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के दोनों वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। ये जब नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो V नेट जो हो जाएगा, पुट करते हैं 1/4πε0, Q क्या हो गया, कॉमन आ गया, 1/2 माइनस क्या आ गया, 1/8 आ गया। तो कितना हो गया, Q/4πε0। यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे, नीचे 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 - 1 कितना आ गया, तो कितना आ गया फाइनल, Q/4πε0, 4πε0 3/8। यहाँ से देखते हैं कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है, 3/8। अच्छा हाँ, 1/4πε0 को इसने क्या बोला है, हमको K लिखना है, तो 1/4πε0 को आप क्या K लिख दीजिए, तो 1/4πε0 3/8। ये Q मानिए, तो इसको क्या लिख देना है, हमको K लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/8 Q K। हमारा क्या आंसर सही हो गया,
सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ही बेस्ड है। 2 पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू, जैसे फिगर में दिया हुआ, नहीं क्लियर तो मैं इधर बना दे रहा हूँ। ये देखिए माइनस क्यू है, एक तरफ डाइपोल है तो आपको पता ही होना चाहिए, एक तरफ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, एक स्मॉल डिस्टेंस ये इन्होंने इस बार दे रखा है, कैपिटल एल दे रखा है, ये डिस्टेंस पे रखा गया है एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस एल, जैसा कि फोटो में दिखाया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, जब आर ग्रेटर देन एल है। ये बिल्कुल डाइपोल पे बेस्ड है। अभी देखा था आपने कैसे डाइपोल में प्रॉब्लम आ गई थी, जो इस बार आर डिस्टेंस पे निकालना है। तो आपको मैंने बताया था, 2 बताया था, जब आप डेरिवेशन के लिए जाएंगे तो एक एक्सियल के लिए डेरिवेशन कराया था डाइपोल के लिए, एक क्या कराया था परपेंडिकुलर प्लेन के लिए कराया था, एक जो है जो डाइपोल के क्या होता था परपेंडिकुलर प्लेन के लिए कराया था। दोनों के लिए अगर आपको फार्मूला याद हो तो जो आया था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, वो आया था 1/4πε0 आया था, P/r³ आया था, जो कहाँ आया था इस पॉइंट पे, जो परपेंडिकुलर पॉइंट P लिया था, तो इसके लिए आया था। वहीं जब हम एक्सियल के लिए डाइपोल के एक्सियल के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो आया था 1/4πε0 ये 2P/r³ आया था। तो ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के, तो इसको क्या लिख सकते हैं पावर -3। तो यहाँ अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1/r³ सही हो जाएगा। बट एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, एक जनरल फार्मूला होता है जिसका फार्मूला होता है Q/4πε0 r³, r जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, 3 cos² θ + 1। अब यहाँ अगेन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है 1/r³ पे, तो डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ से भी 1/r³ लगा सकते हैं। किस तरीके से वो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के कारण, वो ये रिजल्ट है, कॉमन रिजल्ट है, किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए cos θ आ रहा है, जैसे जैसे थीटा को आप वेरी करते चले जाएंगे, जिस भी एंगल पे चाहिए आपको मिलता चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पूछा है उस डिस्टेंस के लिए, तो क्या हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूलर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने डाइपोल आपको पढ़ाया था। जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, H+Cl- ये लिया था, आपको याद होगा NaCl लिया था। क्या होता है, ये सब डाइपोल होते हैं। ये Cl- था। आपको इनमें एक क्या होता है निगेटिव चार्ज से हम लोग डाइपोल को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। डाइपोल मूवमेंट बाई कन्वेंशन डायरेक्शन, P की क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो वही ये पूछ रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल, जो भी पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जो पोल बनाते हैं, एक पॉजिटिव पोल बनाते हैं, एक नेगेटिव पोल बनाते हैं, आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि वो डाइपोल बना रहे हैं तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैविंग ए परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है HCl वगैरह कितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं HCl वगैरह, तो जो इनके बीच का सेपरेशन होगा वो बहुत कम होगा। सेपरेशन बहुत कम होगा तो इनसे थोड़े से दूर तो क्या होगा, डाइपोल फॉर्म करेंगे। डाइपोल फॉर्म करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, एक्वायर ए डाइपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। अगर इस ऑप्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या है, इनके जो अपोजिट पोल्स हैं इसी के कारण डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि एक्वायर ए डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब, डाइपोल मूवमेंट वही हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट करता कोई भी मॉलिक्यूल क्यों है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, H+Cl- जो है, जब तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है, ये इसने इसको चार्ज दिया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हुआ, तभी इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्जेस आए हैं। तो जब ये इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ही है तो ये अपने आप को स्टेबल रखेंगे ही रखेंगे। अगर ये स्टेबल नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो इन पर टॉर्क लगेगा। डाइपोल मूवमेंट तो इनका होना ही होना है, और अपने आप को ये ऑलरेडी स्टेबल कर पाएंगे तभी तो एग्जिस्ट ही कर पाएंगे। बिना स्टेबिलिटी के कोई नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, तो जब इस पर अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, जिसकी फार्मूला मैंने पढ़ाया है P sin θ।
थीटा, देखेंगे इसको भी जाके आप डेरिवेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसका हम आप लोगों को हिंट देंगे, तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा पॉज करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। सिंपल से यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स को समझना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया, इसमें एक्सिस की बात की तो हमने क्या किया, तीनों एक्सिस बना लिया। इसको थोड़ा क्लियरिटी से बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तीनों एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ आर एक्सिस, दिस इज़ आर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जी एक्सिस। ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जी एक्सिस। सबसे पहले आपको यही बनाना लेना पड़ेगा और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा, जहाँ से सारे मेजरमेंट किए जा रहे हैं। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा गया, जब x 0 है, x पे कुछ भी नहीं चलना है, आपको y पे a पॉइंट चलना है और z पे कुछ भी नहीं चलना है। यानी कि जो हमारा प्लस चार्ज रखा है ये रखा गया है केवल यहाँ कहीं पे रखा गया है, इस पॉइंट पे रखा गया है प्लस क्यू चार्ज। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए केवल y पे चल रहे हैं तो ये क्या है, y इज इक्वल टू a। बाकी x 0 है, z 0 है। नेक्स्ट समझिएगा, x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो उस पर कितना रखा गया, -2q रखा गया। यानी कि ये किस पे रख दिया गया है, ऑरिजिन पे ही रख दिया गया। ये क्या हो गया, -2q हो गया, ऑरिजिन पे ही रख दिया गया। दूसरा केस हमारा हो गया। तीसरा समझिएगा, x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 0 है। यानी y पे कुछ नहीं चलना है आपको, z पे कुछ नहीं चलना है, x पे उतने चलना है जितना आपने y पे चला था। तो एक यहाँ पे चार्ज रखा गया है जो कि क्या है, -q है, और ये डिस्टेंस क्या है इसका, a है, जिसको आपने क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू ए बोल रखा है। ठीक है, ज्योमेट्री समझ में आ गई। अब हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। ये जो चार्ज असेंबली एक है, चार्ज असेंबली का मतलब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लीजिए, एक चार्जेस की ज्योमेट्री समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं मिला दूँ तो एक क्या कर दे रहे हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहे हैं। फिलहाल आप ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर क्या करें हम लोग, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान से देखें, -q, और यहाँ पर ये दूसरा क्या है, -q, और यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू, एक्स एक्सिस पे ये क्या है, ये प्लस क्यू था। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि डाइपोल क्या हो गया, अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे। ये 2q था, और ये वैसे यहाँ पे देखें, इन दोनों के बीच में देखें तो ये क्या है, प्लस क्यू है, अगेन ये -q है। तो ये भी क्या कर रहा है, डाइपोल फॉर्म कर रहा है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, दोनों चार्जेस में चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम y एक्सिस के लिए डाइपोल की डायरेक्शन निकालें तो क्या हो गया, अलॉन्ग द y एक्सिस हो गया। और डाइपोल मोमेंट अगर मैं p1 कह दूँ, py कह दूँ एक्सिस के लिए, एक सिंगल चार्ज और इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, a हो गया। ये फार्मूला है। वैसे ही x एक्सिस के लिए अगर हम लोग निकालें तो x एक्सिस के लिए मैं क्या कह दे रहा हूँ, px कह दे रहा हूँ। दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का सेपरेशन, ये हमारा क्या आ गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों को दोनों क्या हैं, वेक्टर हैं, और किस तरीके से हैं, एक जो है इस तरीके से है, एक इस तरीके से है। और इधर का मैग्नीट्यूड क्या है, QA है, और इधर का भी मैग्नीट्यूड QA है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। इसके लिए हमको क्या निकालना है, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही चल गया, लेकिन अब क्या है, दोनों वेक्टर हैं। वेक्टर में अगर दो जो है इस तरीके से वेक्टर ऐड हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आ जाता है। अगर आप दो रिजल्टेंट किससे देंगे, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से आप दे सकते हैं, देते हैं हमेशा। इसको पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर के एडिशन आप पैरेललोग्राम लॉ ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऐड करेंगे तो वो क्या बोलता है, रिजल्टेंट आर जो होता है, फार्मूला लगा दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा दोनों के बीच में देखिए 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। इस केस में किसी को, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। जब हमने वेक्टर लॉ पढ़ाया था तो आपको समझाया था, r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में रूट में है, इसको जब बाहर लेंगे तो √2q इंटू ए बाहर आ जाएगा। केवल √2 जो है वो रूट में होगा, बाकी बाहर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या रह गए, दो ऑप्शन रह गए, या तो ए या तो क्या होगा, सी सही होगा। ये भी दिया हुआ है। अब हमारे पास आगे देखते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमको क्लियर हो गया, √2 इंटू क्यू ए होगा।
अब इसकी डायरेक्शन देखिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना है, दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर जो जाएगा, क्योंकि इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितने पे जाएगा, दोनों के बीच में एंगल है तो कितने पे जाएगा, बीच में जाएगा, कितने डिग्री पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा। अब जब ये 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री पे ये जा रहा है, तो ऑप्शन में और देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। अब 45 डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके लिए, अगर हमको इसका 45 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से हम आ गए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, AZ0। देखिए x पे A, तो यहाँ x क्या आ गया, A आ गया, y पे A जा रहे हो तो y इक्वल टू A आ गया, z एक्सिस में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो z एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया। अगेन ऑप्शन देखते हैं, अब ध्यान से देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, x इक्वल टू A, y इक्वल टू A, z इक्वल टू 0 हो गया। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से, जहाँ पे 0 0 0 तीनों x y z तीनों 0 है, 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, जहाँ x इक्वल टू A, y इक्वल टू A और z इक्वल टू 0 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2A। ऐसे क्वेश्चंस को अगर बहुत ज़्यादा आपकी क्लियरिटी है तभी टैकल करना चाहिए, नहीं तो इनको छोड़ देना चाहिए लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, इनको स्टार मार करके लास्ट में आके अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ता है, कैलकुलेशंस भी क्या करने पड़ते हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A point Q lies on the perpendicular bisector of electric dipole of dipole moment P if the distance of Q from the dipole is R much larger than the size of the dipole। बिल्कुल डाइपोल का कंडीशन हो गया। then the electric field at Q is proportional to। अगेन आप लोग ध्यान दीजिए, ये मैंने दोनों डेरिवेशन करा दिया है, ये वही परपेंडिकुलर पे पूछ रहे हैं। अभी फार्मूला मैंने लिखा था, ये हमारा डाइपोल हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ रहे हैं, इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, और इस पे आर पूछ रहे हैं। तो मैंने अभी फार्मूला यहाँ पे क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा डाइपोल के कारण, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस क्या था 2L था, इनके कारण अभी फार्मूला क्या बताया था 1/4πε0 P/r³। अब ध्यान से देखिए, P पे डिपेंड कर रहा है, r³ को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, P पे डिपेंड कर रहा है और r⁻³ पे कर रहा है। तो ये सीधे सीधे बहुत पहले भी आया था एक क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट आप डेरिवेशन से ही देख सकते हैं, वहाँ से ही आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, इसको भी मैंने कराया है कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है, वो तो 0 होता है, लेकिन जो उस पर टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ये कुछ इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था, अगर आपको याद होगा वो डेरिवेशन, वो टॉपिक याद होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, डाइपोल रखा था थीटा एंगल पे, माइनस की उधर रखा था, प्लस की उधर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। तो इस तरफ जो चार्ज पे फोर्स लग रहा था Q × E लग रहा था, इस तरफ जो चार्ज पे फोर्स लग रहा था Q × E लग रहा था। अब ये क्या कर रहा था, जो नेट फोर्स था, चूँकि इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स बराबर थे, तो इसमें क्या था, नेट फोर्स इसलिए 0 था, लेकिन ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता था, इसके अंदर टॉर्क जनरेट होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आके अपने आप को स्टेबल करना चाहता था। ये हमारा जो डाइपोल था ये क्या करना चाहता था, आपको स्टेबल करना चाहता था, और थीटा हमने इसलिए लिया था कि किसी भी एंगल के लिए हम निकाल सकें। तो जो इसका फॉर्मूला आया था एफ नेट तो हमारा 0 था, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो इसमें वैसे भी नहीं हो पाएगा। जो टॉर्क का फॉर्मूला आता था वो आता था P sin थीटा, यही आता था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, अब देखिए P sin थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में P क्रॉस ये लिखा जाता है, टाउ = P क्रॉस E, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। सीधे सीधे टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन ये है, ये डेरिवेशन हम लोगों ने कराया था। इसके पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20 को देखते हैं, 21 को देखते हैं। दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं, सेम ही हैं। एक देखिए, आप यहाँ से गेस भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही होते हैं, लेकिन नीट जैसे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। देखिए नीट सेकेंड टाइम पे ये आया था 2016 में, और ये 2023 में खुद को इसने रिपीट किया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ हमको करना नहीं है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लेस किया गया 30 डिग्री पे, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलाम दिया है इसकी वैल्यू। और जो टॉर्क की वैल्यू टाउ की वैल्यू दी है वो कितना दिया है 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। द चार्ज ऑन द क्यू ऑन द डाइपोल इफ़ द डाइपोल लेंथ इज़ 2 मीटर। अगर डाइपोल का लेंथ क्या है 2 मीटर है तो हमको क्या बताना है डाइपोल का कितना चार्ज है। अब आप ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है डाइपोल, द चार्ज ऑन द डाइपोल, चार्ज हमको निकालना है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू हमने लगा दिया PE साइन थीटा। P जो हमारा होता है ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद हो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। अगर याद होगा इस तरीके से हम डाइपोल को लिखते थे। डाइपोल हमारे पास ये क्या हो गया -Q हो गया, ये +Q हो गया, इनके बीच का सेपरेशन 2L हो गया। तो डाइपोल का फॉर्मूला कैसे बनता था, किसी एक के मैग्नीट्यूड चार्ज को ले लो और यहाँ पे क्या कर दो 2L को, जो इनके बीच का सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता था P मिल जाता था, जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते थे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती थी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बाई कन्वेंशन होती थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो डाइपोल की लेंथ दी गई है 2L की जगह जो दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया 2 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए SI यूनिट नहीं है तो 2 इंटू 10⁻, क्या आपने रख लिया -2 रख लिया है। ये वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे इसकी वैल्यू देखिए 4 दिया गया, 4 रख दिया कि यहाँ पे Q इंटू 2L जैसे रखेंगे, Q इंटू 2 इंटू 10⁻² रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁵ दिया हुआ है और साइन 30 डिग्री, एंगल थीटा 30 डिग्री दिया है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बाकी सबको क्या करिए इधर लेके आइए, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये 4 इज इक्वल टू Q इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, यहाँ मैंने कितना रख लिया 1/2 रख लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 जा हमने कर दिया, अब इन सबको इधर ले आइए। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ आ गया। 2 से ये 2 चला गया, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻³ को तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और आपको पता है 1 मिली कूलाम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ कूलाम। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं M भी लिख सकते हैं, तो क्या आ गया 2 माइक्रो कूलाम। आपका ऑप्शन देखिए क्या आंसर सही हो गया, B सही हो गया 2 माइक्रो कूलाम। सेम क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइक्रो कूलाम हो जाएगी, सेम क्वेश्चन है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस थे हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छूटा है। और जिन टॉपिक्स पे बेस्ड था उन सभी को कर लिया है। तो आज हमारा इतना ही था। तो आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाया, उसके बाद डाइपोल मोमेंट रह गया था तो हमने डाइपोल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे न्यूमेरिकल लगाया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे न्यूमेरिकल लगाया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और 5 to 7 टाइम्स क्या करते हैं रिवीजन करते हैं, और जो यहाँ आपको न्यूमेरिकल के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उनको भी करते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।